sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. अच्छा, तो साइंटिफिक एवोल्यूशन के बाद हमने जब चीज़ों की बेहतर लॉजिकल रीजनिंग पता लगने लगे और हम साइंटिफिक वे में चीज़ों को कह लें कि प्रूव करने लगे और हमें बेहतर समझ आने लगी इस दुनिया की, तो हमने फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाई और उसकी बेस पे जो है डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की नई यानी कि सॉलिड डिस्कवरीज, यानी कि जो प्रूव हो सकती थी साइंस के थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। इस तरह से हमने डिस्कवरीज करी और उन डिस्कवरीज की बेस पे हमने नई इन्वेंशंस करी काफ़ी सारी। इस तरह लाइफ, हमारी जो लाइफ थी उसमें साइंस ने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करा और उन इन्वेंशन से हमारी लाइफ मज़ीद ईजी होती गई, तो हम और ज़्यादा रिलाई करने लगे साइंस पर। और फिर हमने वहाँ से मेडिकल साइंस और उसके अलावा जो हमारी मेडिसिन इम्प्रूव हुई, हमारी फूड इम्प्रूव हुआ, हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई साइंस की वजह से। तो जब ये चीज़ नज़र आई हमें, तो हम और ज़्यादा साइंस पर रिलाई करने लगे, लाइक अ साइकिल, स्पायरल साइकिल, कि जितनी हम उससे बेनिफिट होते गए हम उतना ज़्यादा उस पर रिलाई करते गए, और जितना हम उस पर रिलाई करते गए उतनी ही उसमें जाहिर से उतना वर्क हुआ और उस वर्क का आउटपुट आया हमारी लाइफ में। तो इट्स लाइक अ साइकिल। और जब ये साइकिल आगे बढ़ा काफ़ी टाइम तक और इम्प्रूवमेंट आते गए, तो हमने फिर जब इनको अपनी क्रॉप्स में यूज़ करना शुरू करा इन मेथड्स को, जो हम डिस्कवरीज करते जा रहे थे कि सॉइल में न्यूट्रिशन किस तरह आते हैं, सीड से जो है वो ग्रोथ किस तरह होती है, प्लांटेशन को जब हमने साइंटिफिकली देखना शुरू करा कि वाई दिस हैपनिंग, तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चली और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हमने अपनी क्रॉप्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। उससे पहले अराउंड 1400 में जो था कि हमारी जो फार्मिंग थी वो थोड़ी डिफरेंट थी आज के टाइम फार्मिंग से। वहाँ पे जो सिस्टम होता था उस टाइम पे वो था कम्युनल फार्मिंग सिस्टम, यानी कि कम्युनिटीज़ की लैंड होती थी, यानी कि अगर एक फार्मिंग लैंड है वो एक कम्युनिटी के बीच में डिवाइड होती थी। उसी के अंदर जो थे राइट्स मिलते थे, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ को राइट्स होता था कि वो अपने जो है जानवरों को चरा सकते थे उस पर्टिकुलर टाइम में, और पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसके अंदर सीड्स होते थे, तो फार्मिंग ग्रो होती थी। फिर एक कटाई का टाइम आता था जहाँ से उसमें यील्ड मिलता था, आउटपुट जो हम एक्चुअल में यूज़ करते थे। तो इस तरह से जो थी उसकी लैंड थी डिवाइडेड थी, जो पूरी कम्युनिटी आपस में मिल के फार्म करती थी, फिर उसको मिल के ही यूज़ करती थी। मतलब उस टाइम ऐसे फार्मिंग नहीं होती थी कि हाँ अगर आपने व्हील आउटपुट किया फिर खुद सेल किया, सेल करके प्रॉफिट, इस तरह नहीं था। और कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट था वहाँ पे, और जो भी फार्मिंग होती थी वो वहीं के लोग, कम्युनिटी के लोग उस लैंड पे करते थे, और वही जो थी वो आपस में ही उसको कंज्यूम करके यूज़ करते थे अलग अलग वे में। तो ये उस टाइम में था। और फिर वहाँ पे ज़ाहिर है क्योंकि साल में एक बार फील्ड होती थी, साल में एक बार कटाई होती थी, तो उस टाइम पे यही होता था कि सर्दियों में तो फसल नहीं होती थी, सिर्फ गर्मियों में होती थी। तो सर्दियों में जानवरों को खिलाने के लिए जो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की हम पहले ही कर चुके थे, जो डोमेस्टिक एनिमल्स उनको हम खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था सर्दियों में। और ज़ाहिर है जब फील्ड नहीं होती तो हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम किया ये जाता था कि सर्दियाँ आते ही जानवरों, सर्दियों से पहले ऑलमोस्ट समर के एंड में जानवर जितने भी होते थे डोमेस्टिक उनको स्लॉटर कर दिया जाता था, और फिर जो सर्दियों में उनका मीट यूज़ किया जाता था। इससे एक ये मसला ख़त्म हो जाता था कि सर्दियों के टाइम में जानवरों का फीड करेंगे, और फिर जो हमें खुद भी जो कंजम्पशन की प्रॉब्लम थी वो भी हमारी सॉल्व हो गई कि हम जो थे मीट को प्रिजर्व कर देते थे, और उसके बाद पूरा विंटर जो है उस मीट पे गुजारा होता था जो भी था। तो हार्ड टाइम्स थे वो भी रिलेटिवली, लेकिन फिर हमने साइंस के थ्रू इस चीज़ को भी सॉल्व करने की कोशिश करी। और जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि एक ही लैंड होती थी, तो अगर हम एक ही लैंड के ऊपर जो है बार सेम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अगर फर्टिलाइज करते थे, वीट हो गई या फिर आपकी दूसरी जो इसी सिमिलर काइंड ऑफ जो फील्ड्स थी, उनको जब हम वहाँ पे ग्रो करते थे, तो उससे होता ये था कि जो ज़मीन होती है उसकी न्यूट्रिशन ख़त्म है, ज़मीन बेकार हो जाती है एक तरह से, क्योंकि आप उसके सारे न्यूट्रिशन अगर विदाउट ब्रेक यूज़ करते रहेंगे तो इन दी एंड ज़मीन की सारी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल उसमें दोबारा फील्ड नहीं उगा सकता। अच्छा, इसलिए जो था वो उस फील्ड्स में एक जो है वो 2 वे रोटेशन सिस्टम बना हुआ था। उसमें होता ये था कि एक जो लैंड होती थी, हाफ ऑफ द लैंड वो फार्म की जाती थी और अदर हाफ जो है वो फैलो छोड़ दी जाती थी खाली, उसमें सिर्फ जो है वो जानवरों को चराने के लिए रखते थे। उससे फ़ायदा ये होता था कि वो साइड की लैंड जो है वो परिश होती थी और उसको न्यूट्रिशन मिलते थे, उस पूरे एक साल तक उसमें कुछ उगाते नहीं थे ताकि उसकी न्यूट्रिशन जो है ना वो आपस में कलेक्ट हो दोबारा। और जो दूसरी लैंड जो पिछले साल खाली छोड़ गई थी, इस साल उस पर फार्म किया जाता है और इस साल उस पर ग्रोथ होती है। फिर इस तरह से जब ये साल पूरा होता है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर वो फिर दूसरी वाली लैंड को फार्म किया जाता है और इस लैंड को खाली छोड़ा जाता है। इससे होता ये है कि आपके पास भले जितनी भी लैंड हो, हमेशा आप सिर्फ आधी लैंड यूज़ कर सकते हैं क्रॉप्स के लिए और बाकी आधी आपको खाली छोड़नी पड़ती थी। तो ये एक तरह से जो था वो नुकसान था उस टाइम का, और इसको हम एक तरह से कह लें कि उस टाइम के लिए फ़ायदा हमारे लिए इसलिए था क्योंकि
हमारी जो सॉइल थी वो पूरी तरह ख़राब नहीं होती थी और हाफ़ सॉइल जो थी हमेशा अवेलेबल रहती थी हर साल फार्मिंग के लिए। और ये था, अब होता ये था उस टाइम पे ज़ाहिर है क्योंकि यील्ड इतनी अच्छी नहीं थी, और अगर किसी साल क्रॉप्स ख़राब हो जाए तो उस वजह से पूरी प्रॉब्लम होती थी कि किस तरह से फूड सप्लाई को इम्प्रूव किया जाए और उसको रिकवर किस तरह किया जाए तो ये प्रॉब्लम थे जिनको सॉल्व करना था उस टाइम। और भी बहुत सारे थे, यानी कि जो मेथड यूज़ करते थे सीडिंग का, उसमें होता ये था कि पहले पूरी जो है वहाँ पे खुदाई होती थी और फिर उसके बाद रैंडमली सीड्स जो है वो फेंके जाते थे वहाँ पे, मतलब जल्दी जल्दी, क्योंकि एक तरह से टाइम नहीं होता था कि आप उसको प्रॉपरली जो है ना प्लाव करके जो है आप उसको जगह जगह पे जो है डाल सके, जहाँ पे एक प्रॉपर गैप के साथ, जो आइडियल तरीका था। और पता भी नहीं था वो उस टाइम, क्योंकि वो डिस्कवरी बाद में हुई कि अगर आप इसको जो है वो एक प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आपको यील्ड मिलेगा। यील्ड मतलब जो आउटपुट होता है फील्ड का, वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो ये जैसे टाइम टाइम पता चला ये चीज़ें चेंजेस हुई इन चीज़ों में। तो जो सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज जो आया था इसमें वो ये था कि 2 फील्ड क्रॉप से 4 फील्ड क्रॉप सिस्टम में चले गए। उससे होता ये था कि जो हमारी एक तरह से कह लें कि जो खाली छोड़ी जाती थी जगह पहले, उसको यूज़ करने का एक नया वे निकाला कि वहाँ पे जो है वो कवर क्रॉप जो है ना वो उगाई जाएगी। कवर क्रॉप क्या होती है, वो इस तरह की खास कह लें खास चीज़ें होती हैं जो सॉइल होती है उसके न्यूट्रिशन यूज़ नहीं करती, बल्कि उल्टा उसकी न्यूट्रिशन बढ़ा देती है। जैसे कि टर्निप हो गई और क्लोवर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो कि ज़मीन में जब लगाएं तो ज़मीन की न्यूट्रिशन यूज़ ना करें, बल्कि उल्टा ज़मीन के अंदर न्यूट्रिशन बढ़ा दें। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब फोरोफिल क्रॉप सिस्टम आया तो उससे आपकी एक लैंड जो थी वो आपकी क्रॉप फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ होती थी, बाकी लैंड जो थी वो आपकी हावरिंग के लिए यानी कि जानवर चलाने के लिए। उसके अलावा जो खाली लैंड होती थी, जितनी भी खाली लैंड होती थी, उस पर जो है वो कवर क्रॉप कहलाई जाती थी। कवर क्रॉप का फ़ायदा ये होता है कि वो जैसे बताया कि न्यूट्रिशन बेहतर, जिस तरह सबसे बेहतरीन जो कवर क्रॉप उस टाइम थी वो टर्निप थी। टर्निप जो है आपकी यूज़ होती थी, उसका फ़ायदा ये था कि वो ज़मीन के अंदर क्योंकि रूट्स के साथ लगती थी, वो ज़मीन के न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन लेवल बढ़ाती, नाइट्रोजन लेवल बढ़ता था। और उस टाइम मैनूवर भी यूज़ होता था, जो जानवरों का वेस्ट होता है वो भी उस टाइम यूज़ होता था नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए ज़मीन के अंदर, ताकि उसके और जो है वो आउटपुट बढ़े। तो ये सबसे बड़े मेथड था जिससे जो है वो चीज़ बढ़ी। और उसके अलावा एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, जैसे मैंने बताया कि वो लैंड जो थी उस टाइम वो कम्यूनल लैंड होती थी। तो कम्यूनल लैंड में ये था कि आप जो कवर क्रॉप थे वो नहीं उगा सकते। कवर क्रॉप का होता ये है कि जैसे बाकी जो चीज़ें हैं वो हर साल जो है मतलब राय सीडिंग होती थी, सीडिंग के बाद वो ग्रो करती थी, उसके बाद जो साल के एंड में काट के जो उसको यूज़ किया जाता था। तो ये जो फील्ड थी ये फिक्स रहती थी। लेकिन जो दूसरी कवर क्रॉप्स होती हैं जैसे क्लोवर हो गया या टर्निप हो गया, तो ये उस टाइम कम्यूनल फील्ड में अलाउ नहीं होती थी, क्योंकि वो कम्युनिटी की फील्ड होती थी, उसमें ज़्यादा एफर्ट भी चाहिए होती थी, वो जानवर यूज़ नहीं कर पाते थे। तो कवर फील्ड का जो था वो नहीं यूज़ किया जाता था नॉर्मली उसको, तो उसको अवॉइड किया जाता था। लेकिन जब आगे चले तो आगे जो था एक एक्ट शुरू हुआ। उस एक्ट से क्या हुआ कि ब्रिटेन में बेसिकली ये जो बात हो रही है ब्रिटेन के एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो ब्रिटेन में वहाँ से जो स्टार्ट हुआ तो उन्होंने लैंड प्राइवेटाइज़ करना शुरू करी। यानी कि फिर क्या हुआ, लैंड की प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई और लैंड यानी कि अगर जिसकी है वही उस पर फार्म करेगा। तो इस तरह लीज पे जो है ना लैंडिंग स्टार्ट हुई कि हाँ जो बड़ी फार्म लैंड थी उसके फिर पार्ट्स बनाएगा, ये पार्ट इसका, ये पार्ट इसका, और जिसकी लैंड थी वही उस पर फार्मिंग करके उसका आउटपुट यूज़ करता था। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम आया जिससे क्या हुआ कि जो कवर क्रॉप थी वो अब की जा सकती थी, जिसकी वजह से फोर क्रॉप रोटेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसमें जो है बेसिकली होता ये था कि खाली नहीं छोड़ा जाती थी लैंड। यानी कि या तो उस लैंड पे जो है वो काम की चीज़ें वगैरह होंगी जो आपके वीट वगैरह है, या कवर क्रॉप भी ज़ाहिर है कंजम्पशन के लिए अच्छी होती थी उस टाइम। टर्निप वगैरह, क्लोवर, ये जाहिर सी बात है कंज्यूम करने वाली फील्ड्स हैं। और इनके दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक साल फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक लैंड है, आपने पूरे साल उसमें हाफ में जो है वो अपनी वीट उगाई, बाकी हाफ में कवर क्रॉप उगाया, तो आपने अपनी तरह से पूरी लैंड यूटिलाइज करी और नेक्स्ट ईयर आपको वही दोनों जो है दोबारा अवेलेबल हो गए। फिर आप क्या कर सकते हैं, वो कवर क्रॉप को दूसरी लैंड पे और यहाँ पे वीट को, उससे क्या होगा आपकी लैंड भी वेस्ट नहीं होगी, खाली नहीं होगी, और हर साल आपको जो है ना वो पहले से एक तरह डबल यील्ड मिलेगा। तो यील्ड एकदम डबल हो गया इसके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था 4 स्टेज सिस्टम था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले ज़रूरी ये था कि आप जो है वो कम्यूनल फार्मिंग से जो है वो प्राइवेट फार्मिंग के थ्रू आए, जो सबसे पहले गवर्नमेंट ने उनके स्टेप लिया।
और ये इसको प्राइवेटाइज़ किया। उसके बाद जो था ज़ाहिर है जब लैंड प्राइवेटाइज हुई तो फिर उसका आउटपुट को और बढ़ाने के मज़ीद तरीके यूज़ किए गए जो ज़्यादा बेहतर साबित हुआ इसमें, क्योंकि अब जो है वो फार्मर्स जो है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, वो सबके बारे में, क्योंकि अब वो जो प्राइवेट लैंड हो गई तो वो उसको ग्रो करके उसका यील्ड बढ़ा के उसको सेल आउट करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ये जो था यहाँ से एक चेंजेस आया बहुत बड़े कि हम कम्यूनल फार्मिंग से प्राइवेट फार्मिंग की तरफ गए और 2 क्रॉप रोटेशन सिस्टम थे 4 क्रॉप रोटेशन सिस्टम की तरफ गए और एक कवर क्रॉप हमने यूज़ करना शुरू करी। फर्टिलाइजेशन एक तरह से जो है स्टार्ट हुई वहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था इसका। अच्छा, फिर प्राइवेट लैंड और जो 4 क्रॉप्स रोटेशन सिस्टम था उससे जो है वो एडवांटेज ये हुआ सबसे बड़ा कि हमारे पास एक जो थी फील्ड वो नॉर्मल वीट वगैरह की फील्ड होती थी, एक जो थी वो कवर क्रॉप होती थी, एक जो है वो इस टाइप के फूड होते थे जो बाहर से जो एक क्रॉप नई तरह की इंपोर्ट की गई, मतलब जैसे पोटैटो हो गया और कॉर्न हो गया। ये अच्छा, ये पोटैटो और कॉर्न इस तरह की फील्ड्स नहीं इंपोर्ट की गई अमेरिका से और एशिया से, जो इस तरह की फील्ड्स थी जो एक तरह से कह लेंगे बहुत कम जगह में लगती थी और बहुत हाई कैलोरी होती थी। मतलब अगर आप इस तरह से देखें कि कितनी कम जगह में आप कितनी ज़्यादा कैलोरीज उगा सकते हो, उसमें पोटैटो और कॉर्न दोनों बहुत हाई होती थी, क्योंकि ये इस तरह की क्रॉप्स थी जो बहुत ईजी थी लगाना, मतलब इसको ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड नहीं होती थी और इसके साथ साथ जो है इसको एक तरह से कह लें कि कैलोरीज बहुत हाई होती थी। पोटैटो में और कॉर्न में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और लगाना ईजी होता है और पूरे साल लगती हैं और काफ़ी कम जगह लेती, मतलब कम जगह में काफ़ी लग जाते हैं। तो इस तरह की फीड्स इंपोर्ट की गई जो कि एक तरह से कम्युनिटी को जो है वो कैलोरीज़ की जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके अलावा जो है वो एक तरह से एक इस तरह की फील्ड्स होती थी, यानी कि आपकी कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, और एक लास्ट फील्ड जो रखी जाती थी वो सिर्फ एनिमल्स के लिए रखी जाती थी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप खाली छोड़ने से बेहतर है, क्योंकि अब खाली नहीं छोड़नी पड़ी हाफ लैंड, तो उसका एडवांटेज ये होता था कि हम दूसरी लैंड को एनिमल्स की सप्लाई पूरी करने के लिए यूज़ कर सकते। उससे फ़ायदा ये हुआ फिर कि जब सर्दियाँ आती थी तो एनिमल्स के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ होता था, तो हम उनको फीड करते थे। तो वही समर के एंड में हमें सारे जानवरों को जो है वो स्लॉटर नहीं करना पड़ता था और जानवर सर्वाइव करते थे विंटर्स तक, जिससे आगे जो है वो एनिमल फार्मिंग और ज़्यादा बढ़ती है। डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की, एनिमल फार्मिंग प्रॉपर जो है आगे चल के स्टार्ट होती है इसमें, क्योंकि अब एनिमल्स ज़्यादा हो रहे थे और हमें उस चीज़ को कंट्रोल, उनकी फूड सप्लाई भी कंट्रोल करनी आ गई थी, तो वो हमारे लिए आगे चल के और एडवांटेज होता है। तो ये जो था 4 क्रॉप स्टेज, जो हमारी 4 स्टेज रोटेशन थी उसका एडवांटेज था सबसे बड़ा। अच्छा, ये जो था ये हमारी 4 स्टेज क्रॉप रोटेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इसमें एनिमल्स भी सर्वाइव करते थे एंड ह्यूमंस के लिए भी हाई कैलोरीज अवेलेबल थी, और हमारी जो सॉइल थी वो भी जो है वो फ्लरिश रहती थी और उसके न्यूट्रिशन फुल रहते थे। तो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई, वो थी हमारा जो फार्मिंग का वे था वो चेंज हुआ। उसमें हमने एक डिवाइस बनाई, उसमें क्या होता था कि प्रॉपरली जो है आपको अलग से सीडिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, वो डिवाइस खुद चलती थी और साथ साथ वो होती भी जाती थी, और फ्रॉम द प्रॉपर गैप, और प्रॉपर गैप्स के साथ जो है वो सीड्स डालती थी ताकि जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिल सके। और इसके अलावा जो हम कवर क्रॉप लगाते थे वो फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो है ना एंटी पेस्टिसाइड का भी काम करते थे, क्योंकि वो पेस्ट को जो है वो टिकने नहीं देती थी। और जाहिर सी बात जब क्रॉप्स रोटेट हो रही हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस फील्ड पे कभी इस फील्ड पे, तो इसकी वजह से वैसे भी वहाँ पे पेस्ट का ज़्यादा इशू रहा नहीं इस चीज़ की वजह से। तो वो एक ओवरऑल जो थी हमारी यील्ड बहुत ज़्यादा हुई, आउटपुट ज़्यादा है, और जाहिर है जब आपके पास फूड सप्लाई बढ़ती है तो फिर पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई उसकी वजह से, और देन ये साइकिल दोबारा चलता रहा। अब यहाँ से जो है हमारे पास बहुत अच्छी फूड सप्लाई हुई और इसमें मज़ीद काम होता है कि जैसे सिर्फ बेहतर फर्टिलाइजर बनते गए और बेहतर फील्ड बनती गई, ये आगे चलता रहा। अच्छा, ये जो था ये ब्रिटिश एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था। इसके अलावा और भी अलग अलग जो थे वो सेक्टर्स थे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के। सबसे पहला वाला जो था वो स्टोन एज में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम जो है वो खुद से प्लांटेशन स्टार्ट की। उसके अलावा दूसरे उसको नॉर्थलिक कहते हैं, जो स्टोन एज में आया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। उसके बाद जो सेकंड आया था वो मुस्लिम्स के दौर में आया था इन अरब, उसको अरबिक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं, जो अरब में आया। वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स ग्रो करना शुरू करी मुस्लिम्स के दौर में। और उसके अलावा जो था आज जो है रिसेंटली जो है वो ब्रिटिश एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया उसके बाद, जहाँ ब्रिटिश से वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, अगर ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वहाँ आया इसका मतलब ये नहीं सिर्फ उस जगह पे, इसका मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ पूरी वर्ल्ड में फैला, ठीक है। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ
हुआ था, और आज भी मतलब रिसेंटली 1900 तक वहाँ से चला, उसके बाद स्कॉटलैंड का एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है वहाँ से आगे चला। तो ये एक पूरे जो था एक लंबी स्ट्रीम थी जो आगे आ रही। लेकिन इस पर जो सबसे ज़्यादा बेहतर जो आउटपुट मिला वो तब मिला जब हमने इसको साइंस यूज़ करी। तो इट मेक सेंस कि साइंस के एवोल्यूशन के बाद ही जो है जब हमने उसको अपनी एग्रीकल्चर में स्टार्ट करा यूज़ करना, तब हमें एक बेहतरीन आउटपुट मिला, और वो ब्रिटिश के दौर में हुआ था। तो वहाँ से फिर आगे चल के हम सब ने अडॉप्ट किया, तो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई। अच्छा, जब अब जाहिर है आपके पास एक बड़ी पॉपुलेशन है और एक अच्छी फूड सप्लाई है, तो अब इसको कंटिन्यूस रखना था, जिसने आगे चल के इसी पॉपुलेशन है जो आपकी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से बनी, इसने आगे चल के आपकी जो है वो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की जो है वो बेस रखी, क्योंकि आपके पास जो है वो एक हाई कैलोरी यानी कि सेहतमंद जो है वो आपके पास वर्क लेबर मौजूद है, और साइंटिफिक एवोल्यूशन जो है वो स्लोली पीक लेता जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपके पास बिल्कुल परफेक्ट टाइम बन गया, एक तरह से कह लें कि ऑटोमेटिक सिचुएशन बन गई कि अब आप इट लीड्स टू ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि अब जो है वो चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन भी शुरू हो गई थी, और एक तरह से इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो गई थी, एज अ सोसाइटी भी हम काफ़ी ग्रो कर चुके थे। आपको ऐसी इस अगली चीज़ जो ऑटोमेटिकली नज़र आ रही थी वो इस तरह का एक एवोल्यूशन नज़र आ रहा था। तो अब डायरेक्टली अगले स्टेज पे बात करेंगे जो है इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन। ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी में एक नया एवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ जिसकी बेस बनी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को। उससे हमें जो है एक कंसिस्टेंट फूड सप्लाई मिली, और एक अच्छी फूड सप्लाई के साथ साथ हमारे पास एक हेल्दी पॉपुलेशन आई, क्योंकि जो साइंटिफिक एवोल्यूशन है उससे मेडिसिन साइंस में बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट आई, और उससे हमारी ओवरऑल मॉर्टेलिटी रेट शरह अमवात जो होती हैं उनमें कमी आई, ओवरऑल मॉर्टेलिटी रेट बढ़ा, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ी, बच्चे जो थे वो जवान होते थे, यंग एज तक पहुंचते थे, और आधे ही रिप्रोड्यूस करते थे, जल्दी नहीं मरते थे जैसे पहले होता था। ये चीज़ में कमी आई, जिसकी वजह से एक कह लें कि एजुकेटेड वर्क लेबर बनी और एक हेल्दी वर्क लेबर बनी, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट उस टाइम के लिए। वहाँ से हुआ ये कि जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आगे बढ़ा और लैंड की प्राइवेटाइजेशन हुई, और जो है वो एडवांस टूल्स यूज़ होना शुरू हुए एग्रीकल्चर वर्क के लिए, तो हुआ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड आउटपुट मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैदावार होती थी, और लोग कम चाहिए होते थे फार्म्स में। अब फार्म्स में जब लोग को कम चाहिए होते थे, और जाहिर सी बात है लैंड में भी इतना नीड नहीं थी, तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करना शुरू करा सिटी टाउन्स की तरफ, बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन की तरफ, अर्बन सिटीज़ जो होते हैं उनकी तरफ उन्होंने आगे बढ़े, और वहाँ पे जो है उन्होंने घर वगैरह बनाना स्टार्ट किया, और वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए एक तरह से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्बन जो सारी रूरल पॉपुलेशन थी, जो फार्म लैंड थी सारी, वो सिर्फ फार्मर्स के लिए थी। अब तो वहाँ जो है वो टूल्स ज़्यादा थे, और जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यील्ड ज़्यादा है, तो उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ी। अब उसकी वजह से वहाँ पे जब लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई, तो ऐसे फार्मर्स जो एक्चुअली वर्क नहीं कर रहे फार्म्स में, उनके वहाँ रहने की नीड नहीं थी कोई, तो इस वजह से वो आगे चल के जो है वो अर्बन पॉपुलेटिव एरियाज़ में शिफ्ट होना शुरू हुआ। ये अब जब जाहिर सी बात है अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन बढ़ी और वहाँ लोग आते गए, और ये वो टाइम था जब वर्कर्स आ रहे थे, और एक तरह से साइंटिफिक एवोल्यूशन की वजह से जो है कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे थे, और लोग जो है वो नई नई डिवाइसेस बनना शुरू हुई। बेसिकली इन्वेंटर्स का टाइम था वो। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस टाइम को कहा जाता है 17th सेंचुरी के बाद, लेट 17th सेंचुरीज में बेसिकली इस टाइम को कहा जाता है इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज़ हुआ बेसिकली, और उससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्टार्ट था उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो जो बेस बनी, मतलब क्योंकि इससे पहले क्या था कि हमारे पास एक अच्छा फ्यूल सोर्स नहीं था। फ्यूल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी फायर, उसके लिए हम कोल यूज़ करते थे, नॉर्मल जो कोयला होता है या चारकोल होता है वो यूज़ करते थे। और कोल जो था वो इतना एफिशिएंट फ्यूल नहीं था, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर था वो 1300 डिग्रीज तक जाता था। लेकिन हमें जब आगे बढ़े तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा बेहतर फ्यूल चाहिए था। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज़ हुआ और पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में बढ़ी, सिटी टाउन्स में बढ़ी, तो उस टाइम माइंड्स जमा हुए, आइडियाज़ कलेक्ट हुए, और ज़ाहिर है जब वहाँ पे मज़ीद एक तरह से ब्लैक स्मिथ लोहार जमा हुए, तो उन्होंने एक तरह से के लिए नया फ्यूल सोर्स बनाया। उसका नाम था कोक। कोक इस तरह से कि उन्होंने कोयले को लिया, और कोयले को उन्होंने हवा से फिर मतलब ऐसे उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट करा जहाँ हवा नहीं आ सकती थी, और वहाँ उन्होंने उस कोल को गर्म किया जो नॉर्मल कोयला होता है, और उससे एक नया फ्यूल सोर्स बना जिसको नाम था कोक।
अब इस कोक की ख़ास बात ये थी कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म होता था और इसकी हीट काफ़ी कंसिस्टेंट होती थी। यानी अगर नॉर्मल कोल जो था वो 1300 डिग्रीज तक जाता था, तो ये 2500 या 3000 डिग्रीज तक भी जाता था। अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आप उसी सेम अमाउंट में जो है वो ज़्यादा एक तरह से कह लें कि एनर्जी ले रहे थे। तो वो एक एफिशिएंट फ्यूल बना हमारे लिए, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था उससे पहले। और जब ये फ्यूल हमारे पास आया तो इस फ्यूल के साथ फिर हमने इसको यूटिलाइज़ करना शुरू करा अलग अलग चीज़ों में। और इसका जो सबसे मेन यूजेज बना वो था प्रोडक्शन ऑफ प्योर आयरन। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, 17वीं सेंचुरी से पहले भी आयरन होता था हमारे पास, और वो आयरन इतना प्योर नहीं होता था। बेसिकली जब ज़मीन से आयरन निकलता था तो वो पत्थर की फॉर्म में होता था। पत्थरों के अंदर आयरन होता था, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते थे, सल्फ़र होता था और भी चीज़ होती थी इसमें। तो उसको प्योरीफाई किया जाता था। अब प्योरीफाई के लिए जो उसका प्रोसेस था उसको कहते थे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता था जिसमें नॉर्मली वो जो और होता था उसको कहते हैं आयरन ऑर्स कहते हैं उसको। उस आयरन ऑर्स को जो है वो उस कोल पे, जो पहले कोल यूज़ होता था उस पर हीट किया जाता था और 1300 डिग्रीज तक जाता था वो। और उसके बाद उसमें से इम्प्योरिटीज़ खताई जाती थी और फिर उसको जो है वो मार के पीट करके जो उसको सीधा करके बेसिकली शेप्स दी जाती थी हीट की वजह से। अच्छा, इस प्रोसेस में एक होता तो ये था कि चीज़ें बन तो जाती थी, लेकिन जो आयरन उससे आउटपुट आता था वो इतना प्योर नहीं होता था, प्योरिटी इसमें कम थी। और दूसरी चीज़ ये होती थी उसमें कि कह लें कि वो इतना ईजिली शेप नहीं होता था, क्योंकि प्योर नहीं था, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती थी। तो वो इतना प्योर आयरन नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, उसकी शेप्स भी अच्छी नहीं आती थी। तो ये जब हमने कोक बनाया, एक बेहतर हमें एनर्जी फ्यूल मिला, तो उसने जो है हमें फिर आगे जब हमने उसको एप्लीकेशंस में यूज़ करा तो फिर हमने उसको प्योर आयरन बनाने के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया। अब प्योर आयरन का हुआ ये है कि जब हमने उस ओर को जो है वो उस कोक के साथ हीट अप किया, तो फिर जब उस ओर को टेम्परेचर मिला, एक पहले 1300 डिग्री तक गर्म होता था तो इतना प्योर नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स जो उसके साथ थे, बहुत सारे एलिमेंट्स उसके साथ रहते थे जो उस हीट पे मेल्ट नहीं होते थे और वो आयरन के साथ रहते थे, इसकी वजह से सॉफ्ट रहता था। लेकिन जब 3000 या कह लें 2500 डिग्री सेल्सियस तक जब वो टेम्परेचर जाता था तो हर तरह की इम्प्योरिटीज़ उसमें से निकल जाती और जस्ट प्योर आयरन बचता था। हाँ, कुछ इम्प्योरिटीज़ फिर भी रहती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले रहती थी, और एक बेहतर आयरन आया। अब ये जो मेटल था, एक प्योर आयरन मेटल और कोल, इसने आगे चल के हमारे इंडस्ट्रियल एज की जो है एक तरह से कह ले कि बुनियाद रखी थी। तो ये उस बेस से फ़ायदा ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम यूके में अराउंड लेट 1800s और मिड अर्ली 1800s में जेम्स वॉट नाम से साइंटिस्ट हैं, बहुत मशहूर इन्वेंटर हैं। उन्होंने उसी आयरन को यूज़ करके और जो न्यू फ्यूल सोर्स था कोक, उसको यूज़ करके एक नई इन्वेंशन की, उसका नाम था स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो था वो एक अपने आप में एक पहली जो है इंजन टाइप ऑटोमेटेड मशीन थी, और उस टाइम के हिसाब से ये बहुत एक तरह से कह ले कि इम्पॉर्टेंट बनी, क्योंकि इसी से तमाम जितने भी इंजन्स थे, फ्रॉम रेलवे इंजन्स टू मोटर बाइक टू मोटर कार, शिप्स में जो इंजन यूज़ होते थे, हर तरह की मोटर ड्राइव में, और जो आपकी मशीन्स बनी उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन में, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल लूम्स हो गई या डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन जो इंडस्ट्री में यूज़ होती थी, उसमें जितने भी इंजन्स यूज़ होते थे वो इसी स्टीम इंजन से ड्राइव होते। और यही वजह थी कि वहाँ पे हाई जो स्टीम इंजन काम जिस तरह करता था वो ऐसे ही था कि उसके अंदर पानी होता था और उसके अंदर कोक को डाल के जो है वो उसको हीट करके टेम्परेचर इंक्रीज़ करते थे, उससे स्टीम बनती थी, और स्टीम से जो थे वो उसके जो थे पिस्टन्स रन करते थे। पिस्टन्स के साथ जो था उसका वो गियर लगा होता था, और गियर्स के साथ जो है मूव करके जो है वो एक पूरी मशीन काम करती थी। तो एक बेसिक स्टीम इंजन होता है, उस तरह वो था। और जेम्स वॉट वही मशहूर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है वो पावर का जो यूनिट उनके नाम से ही वॉट जो है, और उन्होंने वो पावर का फॉर्मूला उसी इंजन से ड्राइव करा था कि वो एक इंजन जो है वो कितनी पावर जो है वो आउटपुट करता है, उससे वो फॉर्मूला निकला था। तो ये यूके में इन्वेंटर थे। और ये सारे जितना भी अभी तक इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम से 1700 टू अर्ली 1900 टू लेट 1800s, ये इतना भी था, ये सब यूके के एवोल्यूशन में था। यूके इसमें अहेड था ऑलरेडी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वो आइलैंड था, और उस टाइम जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों में अटके हुए थे, और यूके उस टाइम काफ़ी आगे बढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ वहाँ से एक स्टार्ट हुआ था। उसकी वजह यही थी कि उस टाइम बहुत सारे इन्वेंटर्स थे जिनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, क्योंकि उनको एक अच्छा फ्यूल सोर्स मिल गया था, साइंटिफिक एवोल्यूशन उरूज पे था, अर्बन पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही थी टाइम टू टाइम। अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो अराउंड 1750 जो थी वो 15% 15 या 20% जो थी वो तकरीबन जो है वो
लोग थे जो क्या कहते हैं सिटीज़ में रहते थे। उसके बाद ऑलमोस्ट जब 1750 से 1815 आया तो वो लोग जो थे वो 18% से बढ़ के 50% हो गए थे जो लोग अर्बन पॉपुलेशन में रहते थे। और इस तरह जब 1900 आया तब तक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो रूरल से अर्बन में ट्रांसफ़र हो चुकी थी, जो कि आप देख सकते हैं बहुत एक कह लें कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इसकी वजह से जो है जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशंस बढ़ती हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, लोग बैठते हैं, जाहिर सी बात है। और एक तरह से कह लें कि एक हीट टॉपिक होता है। उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पे थी। हाँ, हर चीज़ जो थी वो ऑटोमेट हो रही थी। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसको ऑटोमेट करा जा रहा था, फास्ट तरीके से बनाई जा रही थी। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री जो पहले कपड़ा बनाती थी उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते थे। बेसिकली होम्स में होती थी वो, घरेलू सनत जिसको कहते हैं, और घरों में कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और लूम्स ऑटोमेट होना शुरू हुई, बड़ी मशीन्स लगी उसके लिए, तो उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाम दे दी गई। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है वो बड़े लेवल पर कपड़ा बनने लगा और कम लोगों में बनता था वो। और इसका जो एक तरह से कह लें आउटपुट था, क्योंकि हर जो मशीन थी वो बेसिकली स्टीम इंजन से चल रही होती थी ज़्यादातर, उनको ऑटोमेट करने के लिए वो यूज़ होता था, कम वर्कर्स चाहिए होते थे। और इसकी वजह से एक पूरे शहर का जो था नक्शा, यूके में लंदन हो गया, लिवरपूल हो गया, ये बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बाकायदा नज़र आता था कि जो जगह थी पहले खाली, अब वहाँ बड़े बड़े जो है वो ड्रेनिंग सिस्टम लगे हैं, पाइप लगे हैं जहाँ से काला धुआं निकल रहा है कोल की वजह से। और ये जो था वो एक क्लियर ड्रॉबैक था उसका कि हाँ, सिटीज़ में जो है बिल्कुल अनलिवेबल कंडीशंस थी और काफ़ी हार्श कंडीशन थी। इवन फैक्ट्रीज जो थी उस टाइम पे, वहाँ के बारे में काफ़ी मशहूर है कि अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में वर्किंग लॉज जो थे वो काफ़ी कह लें कि बिल्कुल थे ही नहीं। यानी कि फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मशीन्स थी उनमें काम करना काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी हार्ड था, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, किसी का हाथ कट गया, किसी की उंगली कट गई, इस तरह से वाक़यात होते थे। और बिल्कुल लेबर लॉज नहीं थे। चाइल्ड लेबर कह लें कि जो बच्चों से काम कर, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते थे और पूरा दिन काम करवाते थे जितना एडल्ट से करवाते हैं, बट उनको सैलरी हाफ दी जाती थी। इस तरह से जो वुमेंस थी, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, ये कहने टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई आपकी, या जो क्रॉकरी वाली इंडस्ट्री थी, और भी 2-3 इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे तकरीबन 80 to 90% वर्कर्स जो थी वहाँ पे फीमेल्स होती थी। और उस टाइम भी यही था कि फ़ीमेल्स को पे कम किया जाता था विद रिस्पेक्ट टू मेल्स। मेल्स को प्रॉपर पे मिलती थी, लेकिन उनको जो है वो एक तरह से इन्वायरमेंट भी सही नहीं, क्योंकि एक तो फैक्ट्रीज बिल्कुल ह्यूमिड होती थी, क्योंकि वहाँ पे जो फोकस था वो सिर्फ यही था। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्टार्ट हुआ वो यही सोच के हुआ कि वी नीड टू क्रिएट मोर आउटपुट, गिव मोर आउटपुट इन लेस टाइम। कॉल उस टाइम का फॉर्मूला यही था कि अगर आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स क्रिएट कर सकते हैं इन लेस टाइम, तो आप जो है वो पैसा बनाएंगे। और ये पैसा बनाने की सोच थी वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद से ही हमारे अंदर आने लगे थे, कैपिटलिस्ट सोच। उसके बाद जब यहाँ पे ये चीज़ शुरू हुई तो उसकी वजह से एक तरह से कह लें कि बहुत ख़तरनाक वर्किंग एनवायरनमेंट बने वहाँ पे। और फैक्ट्रीज़ के अंदर भी यही था कि धुआं होता था, काफ़ी हार्श वर्किंग एनवायरनमेंट होते थे और काफ़ी मुश्किल काम होता था विद कम पे। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे मैंने बताया कि फार्मिंग कम हो गई थी, फार्मिंग के लिए ज़्यादा लोग चाहिए नहीं होते थे, तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन था कि टाउन में मूव करके इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट बने, बी अ गियर इन अ बिग इंजन। यही हो रहा था उस टाइम पे और बेसिकली यही एक सॉल्यूशन भी था, क्योंकि इस तरह से जो है वो आगे बढ़ाया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इन्वेस्टर्स आए। क्योंकि जब एक साजगार माहौल था, देखें ऑटोमेटिक सी बात है कि एक अच्छी लेबर है, इन्वेंटर्स जो है वो मशीन्स पे काम कर रहे हैं, लाइक स्टीम इंजन, रेलवे रूट्स, मोटर कार्स, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। और एक अच्छा टाइम है, जिनके पास रिसोर्सेज थे वो अपने रिसोर्स जो है लगा के उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे और एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर रहे थे। और यही हुआ उस टाइम यूके में भी। जब इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, तो उस टाइम यूके की पूरी कोशिश थी कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो पैटेंट करें और वो बाहर ना जाए यूके से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ग्रेजुअली चीज़ें बाहर निकली। और उसके बाद जो करीबी कंट्रीज़ थे, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, ये सब भी साथ, तकरीबन ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो साथ मिल गए। और आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट यूके में हुआ, लेकिन फिर सब जब और फिर यूनाइटेड स्टेट भी चले गए कुछ, वहाँ जाके उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट की। वो जो फेज़ होता है उसको सेकेंड एग्रीकल्चर यूनिवर्स कहते हैं। वो जो उससे पहले था, जो यूके में स्टार्ट हुआ, उसको फर्स्ट कहते हैं। दैन जब यूएस में चला गया उसको सेकंड कहते हैं। फिर जब यूएस से जो मार्केट उठी, वो काफ़ी हद तक कॉम्पीट करती थी और फिर आगे चल के आगे भी निकल गए 1900s में। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो वो जो था वहाँ पे कंपटीशन मिला यूके को, जिसकी वजह से यूके फिर सबके साथ बराबरी हो गया। लेकिन उसके जो रिजल्ट थे वो रिजल्ट काफ़ी जो है वो कह लें कि ऑन ह्यूमैनिटी काफ़ी बुरे थे, क्योंकि एक तरह से इंसान तरक्की कर रहा था, लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी उस टाइम। उसके लिए काफ़ी फिर
तरीके भी चली वहाँ पे, और उसका ये हुआ कि ह्यूमंस राइट थे, चिल्ड्रन राइट्स थे, उस पर जो है वो, क्योंकि देखें वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो सुनने वाली गवर्नमेंट थी, उनको नज़र आ रहा था कि आउटपुट मिल रहा है, उनको नज़र आ रहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको अपनी जो थी पब्लिक उसका भी ध्यान रखना था, आज तक वो रखना। कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो ढीठ हैं, जो बिल्कुल सुनती नहीं है, लेकिन खैर तो वो सुनते थे, और उन्होंने अपने वहाँ पे जो है अपनी पब्लिक की सुनी बात, और उन्होंने इन्वेस्टर्स को भी हैप्पी रखा, इन्वेंटर्स को भी हैप्पी रखा, और अपनी पब्लिक को भी हैप्पी रखा, और इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जो इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली थी। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप वर्कर्स सुन रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें, ऐसी पॉलिसीज़ ले आएँ जिससे इन्वेस्टर जो है अपनी फैक्ट्री लगाने को रेडी ना हो। उन्होंने फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ बनाई जिससे वहाँ पे जो वर्किंग इन्वायरमेंट थे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर और हेल्दी होते गए, और इससे हुआ ये कि और वर्कर्स आए, जाहिर सी बात है उससे अगर वर्कर जो है वो एक फ्रेश एनवायरनमेंट में काम करेगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, बजाय इसके कि वो एक ह्यूमिड और ऐसे एनवायरनमेंट में काम करे जहाँ पे कभी भी जान का खतरा होता है। तो इस तरह से जो है आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिसीज़ बनना शुरू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पे। अच्छा, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन को समझने के लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल होती है, वो मैंने एक शो में सुनी थी, सिलिकॉन वैली नाम है शो का। उसमें उन्होंने बताया था कि अराउंड 18th सेंचुरी जो है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रही थी और लोग बहुत तेज़ी से जो है वो रूरल पॉपुलेशन से अर्बन पॉपुलेशन में आ रहे थे, तो एक क्राइसिस उन्होंने सोचे थे कि होंगे, कि जाहिर सी बात है जब इतने सारे, क्योंकि इस टाइम घोड़ों पे सफ़र होता था, घोड़ों पे यूके के अंदर, तो उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया था कि इतनी तेज़ी से अगर एक्सपोनेंशियली जो है लोग सफ़र करके रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में आएंगे, और टाउन वैसे ही वहाँ पे बहुत पॉपुलेटेड हो गए थे कोल के धुएं की वजह से, और जो फैक्ट्रीज वहाँ चल रही थी उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन हो गया था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे घोड़े आएंगे तो उसकी वजह से, उसको मैनूवर क्राइसिस बोलते थे। मैनूवर मतलब जो घोड़े गंदगी करते हैं उसको मैनूवर कहते हैं। तो मैनूवर क्राइसिस ये थे कि जैसे जैसे घोड़े आएंगे और गंदगी बढ़ेगी तो एक्सपोनेंशियली, क्योंकि लोग आ रहे हैं उनके साथ घोड़े भी आएंगे, तो बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ेगी और हर जगह जो है वो मैन्यूवर हो जाएगा, यानी कि हर जगह गंदगी फैल जाएगी घोड़ों की। तो ये था उनका एक प्रॉब्लम जो उन्होंने सोचा था कि होगा, बट हुआ क्या हुआ, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। ये कि जब उन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया कि जैसे जैसे घोड़े आएंगे और लोग आएंगे उसके साथ आइडियाज़ आएंगे नए नए, और उन आइडियाज़ को जब आपस में मिलेंगे, लोग बैठेंगे, आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, इन्वेंटर्स मिलेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, और एक नई चीज़ें बनेगी। तो उससे एक नई चीज़ बनी जिसका नाम था कार, और जिसने घोड़ों को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया उस टाइम पे, और इससे उनकी जो मैनूवर क्राइसिस थे वो भी सॉल्व हो गए। और अब दूसरे क्राइसिस आए लेकिन मैनूवर क्राइसिस जो थे उनके वो सॉल्व हो गए, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया कि कितनी तेज़ी से जो है, उन्होंने ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि प्रॉब्लम्स कितनी तेज़ी से पड़ेंगी, लेकिन उन्होंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि जब लोग आएंगे और आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे तो कितनी तेज़ी से जो है वो इन्वेंशंस जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, और कितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। यही हुआ। मोटर कार्स आई, उसके अलावा पूरी जो था यूके की जो इतनी भी जगह थी ब्रिटेन की, उनमें आपस में कनेक्शंस बने, रेलवे ट्रैक्स बने, इंटरनेशनल ट्रेड्स बढ़ी। और जाहिर है जब यूके के पास एक तरह से कह लें किसी भी कंट्री से ज़्यादा वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मेडिसिन्स हो, फिर फूड सप्लाई हो, हर चीज़ के अंदर वो ऑटोमेशन करके, कम लोग यूज़ करके, बेसिकली चीपली, क्विकली एंड इन बेटर क्वालिटी देन नॉर्मल ह्यूमन वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे। जाहिर है उन्होंने एक हाई डिमांड क्रिएट करी, और हाई डिमांड क्रिएट भी पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि लास्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी सप्लाईज की। तो उसको उन्होंने सामने रखते हुए एक तरह से प्रॉपरली डिज़ाइन करा ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके ये स्टार्ट हुआ कि अब उनके पास सबसे अच्छी सप्लाई थी। जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता करीबी कंट्रीज़ ने पिक करा, यूके ने बहुत कोशिश करी कि वो चीज़ें बाहर ना आए, लेकिन ऑब्वियसली बाहर आ जाती हैं जब आपको एक तरह से कह लें कि एक ही जगह पर सारी फैक्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिले, किसी भी इन्वेस्टर को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिले जहाँ पे एक तरह से वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, लेबर हो, और पॉसिबिलिटी हो कि वहाँ पे मोर चीपली जो है अब आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ज़ाहिर है इन्वेस्टर वहाँ भागेगा। और ऐसा ही हुआ, करीबी मार्केट्स को भी टैप किया गया इन्वेस्टर्स की मदद से, और इन्वेंटर्स ने और काम किया। पेटेंट्स बहुत रजिस्टर हुए उस टाइम पे, जितने भी बड़े इन्वेंटर्स के नाम सुनते हैं अराउंड 1700 to 1900 सब उसी की वजह से हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था। पिछले जितनी भी आप
अभी तक के मैंने जितना बताया सारे चीज़ों को सामने रखें और फिर इस एरा को सामने रखें, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं, साइंटिफिक लेवल पे जो ग्रोथ जो साइंटिस्ट आए वो दोबारा हमें मिले, अभी तक नहीं मिले, इवन 20th सेंचुरी में नहीं मिले। उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ हुई, जो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें तो इसके बुरे एस्पेक्ट भी थे, लेकिन उससे कुछ पॉजिटिव भी सामने आया। जैसे मैंने बताया कि हार्श वर्किंग एनवायरनमेंट थे, लेकिन टाइम टू टाइम वो चीज़ें बेहतर हो गई, जिसकी वजह से जो है वो एक नई समझ लें कि वर्ल्ड की तरफ हम आगे बढ़ने लगे। सेकेंड इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की बात जो है वो है हमारा प्रेजेंट टाइम, जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। ये उस इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन निकल के आगे निकल के जो है वो ये टाइम आता है जहाँ पे अभी हमें, और अगर आप देखें तो बहुत हद तक इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के बाद जो है वो वही चीज़ रिजेंबल करती है हमारी जो आज का टाइम है। और बेसिकली कुछ चीज़ें पड़ी इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन में, जो है जब जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी चाहिए थी उस टाइम, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ट्रेड हो रही थी। जब आपका सामान पूरी वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से जा रहा है, पहले घोड़ों से जाता था, फिर शिप्स आइन, ट्रेन्स, तो उसकी वजह से जो समझ लें कि मंथ्स का सफ़र जो था वो डेज़ का हो गया। तो जाहिर है आपको एक मैसेजिंग सिस्टम चाहिए था, वहाँ से मोर्स कोड निकला। उसके बाद ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया, वहाँ से फिर जब टेलीफोन में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई तो फिर चीज़ें ही चेंज हो गई। टेलीविज़न आया, उसके अलावा बहुत चीज़, टेलीविज़न तो खैर लेट आया, उससे पहले टेलीफोन नहीं, इतना नॉर्मलाइजेशन हो गई थी कम्युनिकेशन की, गैप कम हो गया था कंट्रीज़ के बीच में, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई थी, पहले इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो गई थी एक तरह से। तो उसकी वजह से एक समझ लें कि दुनिया ऑलमोस्ट श्रिंक होना स्टार्ट हो गई, और कह लें कि पूरी दुनिया में हर तरह की रसाई हासिल हो गई। जिसे अगर आप थोड़ा टाइम, अगर आप कुछ एजिस पहले जाएँ, जैसे मैं अभी डिस्कस किया, तो एक तरह से आपको शायद अपने करीबी एरियाज़ के बारे में भी ठीक से ना पता हो, लेकिन इस टाइम में जब जो है वो ट्रैक्स आ गए हर जगह, ट्रेड्स होना स्टार्ट हुई, कम्युनिकेशन बिल्डअप हुई, लेबर बढ़ी, और फिर लेबर जो है वो टाउन्स की तरफ शिफ्ट हुई, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, और बेसिकली हर बंदा प्राइवेटली जो है व्हीकल ऑन करने लगा, जो कि उसको मंथ का सफ़र डेज़ में करवा सकती थी। तो उसके साथ जो था ये एक चेंज आया, और एक ग्लोबलाइजेशन का भी स्टार्ट हुआ, जिसने आज की जो हमारी वर्ल्ड है उसकी बेस रखी। तो अब जो है हम प्रेजेंट टाइम को डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि